अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। वाओ, आज की मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव गेंस दिखाई दे रहे हैं। 46,000 के लेवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 46,900 के लेवल पर आज हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि 200 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया है। ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स दोबारा एक्साइटेड हो रहे हैं और पॉजिटिविटी प्रिवेल करने के लिए काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। पेनी स्टॉक्स के साथ साथ वो स्क्रिप्ट्स भी आज लाइमलाइट में रहे जो काफ़ी अरसे से डेड पड़े हुए थे। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ काम होता हुआ और एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, इसका वेटेज और ख़ास कर जो एक्सपोर्ट के अंदर वेटेज अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है डे बाय डे, उसके ऊपर ही बात होगी। इसके साथ साथ सेरेमिक्स सेक्टर के ऊपर बात होगी। काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में कितना वेटेज है इसका, ये भी आज हम पता लगाएंगे। और इसके साथ साथ इसकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, इसकी कंजम्पशन कितनी है लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर नासिर साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी हैवी जो है वो आपकी ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मजहर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का टेक्सटाइल सेक्टर से। टेक्सटाइल सेक्टर पॉलिसी आने के बाद ऑब्वियसली फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है और वन ऑफ द सेक्टर हम कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहती है साला साल। कुछ वक्त आते हैं जब पॉलिसीज़ में कुछ जो है वो तनाव आता है, या कह सकते हैं हम कुछ ऐसे सब्सिडीज़ स्टार्ट में दी गई थी जिसको बाद में बंद किया गया तो प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, अब ये सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो आपके पास फिगर्स आए हुए हैं जो गरीब है उस 5 लाख के ऊपर अगर आप सरकारी रेट से सूद भी लगाए तो वो भी 40,000 रुपये सालाना होता है, उसका भी आप ले। तो ये सारे स्कीम जो है गरीबों के सपोर्ट करें। और उसके बाद भी अगर किसी को तब भी तकलीफ़ है तो उसके लिए कोई भूखा ना सोए का प्रोग्राम है, लंगर है। और अगर वो मजदूरी करने आता है और उसको रहने की जगह देंगे तो पनाह का भी है। पीछे रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि किसी को अगर खाने का मसला है या खुराक नहीं मिलती तो एहसास प्रोग्राम के तहत उसकी मदद की जा सकती है। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। गारमेंट्स की, मेडअप्स की ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और एक बड़ी अच्छी बात ये है, क्योंकि आप जैसे हम बात करते थे और मेरी शायद आपसे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई है कि वो 10 मिलियन बेल्स इक्वल टू $1 बिलियन एंड कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो वो 10 मिलियन बेल्स जो है वो $5 बिलियन बनता है। तो अभी हम उस जगह पे नहीं पहुँचे, हमें वहाँ पे पहुँचना है। जो इस वक्त गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक तो ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें इसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज़ भी देनी है। और स्टेबिलिटीज़ ऑफ पॉलिसी के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि पोस्ट कोविड और अब जो है दूसरे ममालिक जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या स्टिमुलस दे रहे हैं अपनी इकोनॉमीज़ में, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी एकदम से दुश्वारी आई है मेरी नज़र में कि आपकी रुपी डिवैल्यू हुआ है। और जब आपका रुपी डिवैल्यू होता है तो उससे शॉर्ट टर्म तो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स में कोई फ़ायदा हो, लेकिन एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी इस तरह की रुपी की डिवैल्यूएशन से इंडस्ट्री कॉस्ट्स इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो मैं समझता हूँ डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट को अब काम करना चाहिए उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो नॉन टेक्सटाइल हैं, नंबर 1। और इसके अलावा जो टेक्सटाइल के अंदर हैं उसके अंदर मज़ीद वैल्यू एडिड पे इंसेंटिवाइज करना चाहिए इंडस्ट्री को उन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में आज नहीं बन रही। हमारा एडवांटेज एग्रीकल्चर है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और हमारा कॉटन अपना है। अनफॉर्चुनेटली कॉटन पिछले साल में आपने देखा है कि वो सिम पे नहीं आ सका प्रोडक्शन लोकल जो होनी चाहिए थी। लेकिन अगर 15 मिलियन बेल्स भी हम बना सकें और इसके साथ साथ हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को और बेहतर कर सकें। एक बात बड़ी सिंपल है ना कि अगर आपकी लोकल रॉ मटेरियल है और अगर 15 मिलियन बेल आपका लोकल
प्रोड्यूस होता है बेहतर क्वालिटी का, तो आपकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और जब आपकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगी उससे आप बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप नए प्रोडक्ट्स में चले जाएं तो उनकी वैल्यू डॉलर टर्म्स में बेहतर आपको मिलती है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगी। क्या वजह है, मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा। जी जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बांग्लादेश जहां पे कॉटन उगती ही नहीं है, उसका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन की हैं, और उनकी जो 2025 की प्लान है वो $40 बिलियन का है। तो कैसे वो मिल्क कर रहा है? ठीक है, उसके पास कोटास दिए हुए हैं, उसके पास दूसरे इंसेंटिव्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम $40 बिलियन नहीं कर सकते अपनी एक्सपोर्ट्स में इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। राइट। आपने मजहर साहब काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड की हैं, और मैं एक एक करके सारे पॉइंटर्स आपसे पूछूंगी इंट्रोडक्टरी आपने कमेंट में। सबसे पहले आपने कहा कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए हैं इस सिचुएशन में कोविड के अंदर, हमें उनसे भी सीखना चाहिए, और आपने कहा कि काफ़ी हद तक वो एक्सपोर्ट का जो दारोमदार हमें टेक्सटाइल पे किया हुआ है उससे भी हमें शिफ्ट करना चाहिए। तो पहले मैं चाहूँगी कि वो इंसेंटिव्स, जैसे अब पॉलिसीज़ की बात हो रही है, जब ये कोविड की सिचुएशन का आगाज़ हुआ और हमने देखा कि स्टार्ट में ही कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे पैकेजेस दिए गए, खासकर इंटरेस्ट रेट को कम किया गया और जल्दी जल्दी कम घटाकर, और उसके बाद एक अच्छी इन्वायरमेंट जनरेट करने की कोशिश की। तो आप समझते हैं क्या चीज़ थी? कोई लूप होल था, कोई कमी थी, या अभी मज़ीद पॉलिसीज़ आनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी हद तक तो हमने काबू पाया है, और अगर हम दूसरे कंट्रीज से मवाजना ही कर लें तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छी अब तो दिमाग देखी जाती है। कोविड के ज़माने में हमने इमीडिएट पॉलिसीज़ के अंदर अपना चेंज लाया, वो बेहतरीन वक्त था, क्योंकि एट द राइट टाइम हमने उसको चेंज किया। बिल्कुल। लेकिन ये क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये तो एक दिन की नहीं होती, पॉलिसीज़ का चेंज आपको हर वक्त लाना पड़ता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक पॉलिसी चेंज किया और आपके एक्सपोर्टर्स को उसमें एडवांटेज हो रहा है, और जैसे ही आपकी एक्सपोर्ट्स पे कुछ बेहतरी आती है तो दूसरे ममालिक जो हैं वो अपने इंसेंटिव्स को चेंज करते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो उसके ऊपर जो लीड टाइम होता है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के अंदर, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो एक स्टैग्नेंसी की तरफ चला जाता है। ओके। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं रही है। मैं समझता हूँ पॉलिसी एट द एप्ट टाइम आई है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं ना सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके, बल्कि अगर आप एफडीआई में देखेंगे तो तकरीबन $1 बिलियन की मशीनरी इंपोर्ट हुई है, जिसकी एलसीआं खुली हुई हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर जो स्टेट बैंक को दी गई है, जिसका इम्पैक्ट अभी आया नहीं है। वो इम्पैक्ट अभी आना शुरू होगा, क्योंकि वो मशीनरी लगेगी और प्रोडक्शन में जाएगी और उसका इम्पैक्ट आएगा। ये टर्म फाइनेंस के बाद की बात कर रहा हूँ। तो वही $1 बिलियन जो एलसीज खोली है टेक्सटाइल सेक्टर ने, उसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आएगा, आपको 1 साल में नजर आएगा कहीं जाकर, जब वो अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगी। मेरा कहना ये है कि आप अपनी इसी कॉटन को और उन प्रोडक्ट्स में लेकर जाएं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, वो बहुत कम बनती हैं लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। इस तरह के और मटेरियल्स हैं जिसको हम बना सकते हैं, जिसकी पाकिस्तान में खपत नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना सकते हैं। बिल्कुल, टेक्सटाइल की ही बात को कंटिन्यू करेंगे। आज से 1.5 साल पहले आपने देखा होगा कि फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज बिल्कुल शट डाउन हो गई थी, लेकिन उन पर भी काम किया गया और उनको भी वर्कआउट करने के लिए दोबारा स्टार्ट किया गया, ताकि अच्छा काम होकर या फिर अच्छा काम सामने आ सके। तो आप ये टेक्सटाइल सेक्टर पर रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। अमन अमान और मईशत की बेहतर सूरत हाल की बदौलत आज का पाकिस्तान कहीं बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। सनत और तजारत के शोबे में नुमाया तरक्की हो रही है, अवाम के मसाइल निस्बतन कम हुए हैं। कपड़ा साजी या फिर टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि हमारे मुल्क की एक बड़ी सनत है, ये सेक्टर कौमी मईशत की तरक्की में अहम किरदार की अदायगी के साथ साथ बेरोजगारी पर काबू पाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माशी एतबार से बिलाखिर अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी और पॉलिसियों की बदौलत ये सनत इलाके के दीगर ममालिक से मुकाबले के काबिल बनने लगी है। पाकिस्तान में आज बहुत से ममालिक में यार्न, गारमेंट्स, फैब्रिक, जुराबें, तौलिए, होजरी का सामान मसलन बेडशीट्स, डॉक्टरों और नर्सों के पहनावे, मर्द और जन के कपड़ों के अलावा पर्दे, वेटर्स और दीगर अमले के लिए मखसूस लिबास और टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के शोबे के ऑर्डर्स दुनिया भर में मुकीम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स को फराहम किए जा रहे हैं। खुशखबरी ये है कि इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत अनकरीब अगली टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान भी करने वाली है, जबकि इसके साथ साथ हुकूमत मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप के
फरोग के लिए छोटी सनतों और SME की हौसला अफजाई भी कर रही है ताकि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। याद रहे कि कोई भी सनती पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुकाबलाती नरखों पर बिजली और गैस की बिलातातुल फराहमी, जदीद सनती इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती नेटवर्क, हुनरमंद तजुर्बेकार वर्कर्स, जदीद बैंकिंग, दोस्ताना टैक्स निजाम ना पाया जाता हो। इसीलिए वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने टेक्सटाइल पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दी है, जिसके तहत टेक्सटाइल बरामदात, बिजली और गैस के टैरिफ कम करने, टेक्सटाइल सेक्टर की मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बढ़ाने और नई मंडियों तक रसाई समेत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करने की तजवीज भी पेश की गई है। एग्जैक्टली जब पॉलिसीज आगे बढ़ रही हैं तो तजावीज़ भी और मज़ीद सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट सामने आ रहे हैं और अच्छी जो तजावीज़ हैं वो भी सामने आ रही है और उनको मद्देनज़र रखकर आगे मज़ीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी हद तक काम किया जा रहा है। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद की इंडस्ट्री से बात करना चाहूँगी सर, कैसे देख रहे हैं अब जो कि काम हो रहा है और कितना अच्छा काम हो रहा है? देखिए, आप अगर 1-2 साल पहले चले जाएँ तो वो बिल्कुल इंडस्ट्री जो थी उसको कब्रिस्तान कहलाया जा रहा था। अच्छा। कि ये टेक्सटाइल्स का कब्रिस्तान बन गया है फैसलाबाद में। लेकिन अगर आप आज देखें तो आज अपनी फुल कैपेसिटी पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीविंग इंडस्ट्री वहाँ पे चल रही है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त का रुझान जो स्पेशली 6 महीने में हमने देखा है, उसमें पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, चाहे वो टेक्सटाइल हो या कोई और हो, जो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे ना चल रही हो। तो ये चीज़ तो हमने डायरेक्शन देखी है और इसमें गवर्नमेंट के स्टिमुलस, गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिसकी वजह से हम ये अचीव कर सकें। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ रुक जाएं। इसका मकसद ये है कि मज़ीद गवर्नमेंट स्टिमुलस अपने एंटरप्रेन्योर्स को दे, जिससे आप मज़ीद अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा अभी सकें। हमें बहुत माइलस्टोन अचीव करने हैं। आप देखिए, आपका डॉलर टू रुपी जो है, जितना आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, जितना FDI आपका इंक्रीज होगा, उतना प्रेशर आपकी डॉलर की डिमांड पे रिड्यूस होगा, जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आएगी। राइट। अच्छा सर, आपने अभी स्टार्टिंग ऑफ द कमेंट आपने जिक्र किया था डॉलर भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जितना हम उसे आगे ले जाएं हमारी जो एक्सपोर्ट है उस पर ज़्यादा वाज़े फ़र्क नहीं आएगा। तो आप क्या समझते हैं, डॉलर काफ़ी हद तक कंटिन्यूस अप्रिशिएट कर रहा था एक्सेप्ट टुडे, आज जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की कुछ डेवलपमेंट थी, तो कैसा लग रहा है सर डॉलर की अगर बात की जाए और एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक है इसका? डॉलर का जो फ़र्क मैं समझता हूँ वो इस तरह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स पे तो बेहतरी आई है, उससे आपके डॉलर को कम होना चाहिए। आपके डॉलर 155 से लेकर 160 के बीच में रह रहा था काफ़ी टाइम तक। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह दुनिया खुली और आपने देखा कि जो ब्रेंट की प्राइस $40 पे चली गई थी, वो आज $40 पे नहीं है। तो पाकिस्तान जो अपनी LNG ख़रीद रहा है या पाकिस्तान क्रूड ऑयल ले रहा है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो उसके प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है। और ना सिर्फ इंक्रीज़ आया है, डिमांड भी बढ़ गई है। कोविड के ज़माने में डिमांड कम थी, अब डिमांड बढ़ गई है। और आपके पास ये एडवांटेज तो मौजूद था कि आप जो पेमेंट्स कर रहे थे वो 6 महीने बाद या 1 साल के बाद या 3 साल के बाद कर रहे थे। तो इस वक्त भी ऐसी पेमेंट्स हैं जो आपने डिफरेंट IMF की पेमेंट है या किसी और वर्ल्ड बैंक की पेमेंट है, तो जब आपके पास वो पेमेंट आती है तो एकदम से आप देखते हैं डॉलर के अंदर सर्ज आ जाता है। तो डॉलर की प्राइस तो हमेशा डिमांड ऑफ डॉलर पे रहेगी, ना सिर्फ इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज की वजह से बल्कि आपके गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की वजह से, कि जो गवर्नमेंट बाहर वापस पेमेंट भेजती है उससे जो है आपका डॉलर एकदम इंक्रीज होता है। कल इंटरवीन किया स्टेट बैंक ने और डॉलर इंजेक्ट किए, जिसकी वजह से आप देखिए कि डॉलर जो 170 टच कर गया था आज 167 पर आया है। और मैं समझता हूँ जो IMF के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं और अगर ये कामयाबी से कंक्लूड हो जाते हैं और आपको ट्रांच मिल जाती है तो डॉलर फिर स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ने इकोनॉमी को स्टिमुलस दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बिल्कुल। और अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और उसके साथ साथ आपकी डॉलर की वैल्यू रुपये के मुनासिब में बढ़ जाती है तो उससे आपकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। और जब इंडस्ट्रियल कॉस्ट इंक्रीज करती है तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री को अलग कर सकते हैं, वो ओवरऑल हर इंडस्ट्री पे करेगी। तो जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड इंडस्ट्री है उसमें भी प्राइस का इम्पैक्ट आएगा, जिससे आप देखते हैं कि जी इंपोर्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाती है, आपकी एक्सपोर्ट जो है लॉन्ग टर्म जो है वो इतनी वायबल नहीं रहती, उसके अंदर आपके मार्जिन, उसके अंदर आपके पास क्लॉजेस कम रह जाते हैं। तो हमें
पूरी कोशिश अपनी ये करनी है कि ये कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन की तरफ हम ना जाएं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमें फिर मज़ीद आगे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है या स्टेट बैंक जो है वो मजबूर होगा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी आपने कंट्रोल सर करना आपने है। इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया है 20th ऑफ सितंबर, दिस सितंबर जो है वो अनाउंसमेंट है पॉलिसी रेट की, तो क्या लग रहा है सर, कुछ एनालिसिस होता है, प्रेडिक्शन होती है, देखिए क्या दिखाई दे मैं रहा है? लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि ये चेंज नहीं होगा, और इस दफ़ा मैं 50-50 हूँ कि ये चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी उम्मीद तो ये क्या है, होता ये मेरी होता है मेरी या नहीं है? मेरा अपना तज्जिया तो ये है Okay. कि इनको इस वक्त नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह हमारे पास इस वक्त डिवेल्यूशन ही हम कह सकते हैं जो मार्केट प्राइस का ट्रेंड है, ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट की रीच इंटरनेशनल में ऑयल हो, प्राइस भी हाई है, इंटरनेशनल प्राइस भी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज है, है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट स्लाइट डायरेक्शन दे इंक्रीज की तरफ। इसका मकसद ये नहीं है कि गवर्नमेंट 7% से 8% पे चली जाती है, वो बहुत कम बेस पॉइंट्स जो इंक्रीज कर देती है, 25 एक bits, हाँ। 25 बेस पॉइंट्स इंक्रीज कर देती है एक डायरेक्शन देने के लिए कि इंक्रीज पर है, लेकिन उसका फिर ठीक। इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगता है। इसी के साथ साथ आपने ये देखना है कि इस दौरान क्या आपके पास कोई एफडीआईज के अंदर बेहतरी आ रही है। अगर गवर्नमेंट की एफडीआईज के अंदर बेहतरी आ रही है तो गवर्नमेंट फिर भी इसको अब्जॉर्ब कर सकती है, राइट। लेकिन देखना अब यही है कि क्या क्या डायरेक्शन है जो स्टेट बैंक लेती है या उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी टीम है वो क्या देखती है इस प्रेडिक्शन को। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स डे बाय डे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल, दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। और इस चीज़ को भी जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर इसके साथ साथ सेरामिक्स की भी बात कर लेते हैं, टेक्सटाइल के साथ साथ सेरामिक्स इंडस्ट्री कैसी कितना वेटेज रखती है या कैसी है पाकिस्तान के अंदर, लोकल मार्केट में इसका क्या आउटकम है और इंटरनेशनल मार्केट में कितने क्लाइंट्स हैं इसके पास? देखिए इसके अंदर पहले पाकिस्तान के अंदर 5 या 6 इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, और पिछले 3 साल के अंदर मज़ीद 5 से 6 इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, जिसमें से कुछ ने प्रोडक्शन अपनी शुरू कर दी है और कुछ प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। तो ये एक 100% इंक्रीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे तो ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखती है रीजन के अंदर। अच्छा, हमारे पास वो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास इस वक्त पूरा अफ़गानिस्तान का पोटेंशियल मौजूद है कि अफ़गानिस्तान में अगर इंपोर्ट्स होंगी तो वो चाइना से होंगी या इंडिया से होंगी, ईरान से हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास एक बिल्कुल बॉर्डर इस तरह मिला हुआ है कि हम बेहतरीन तरीके से अफ़गानिस्तान की मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे सिरेमिक इंडस्ट्री को। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया था तो उससे कंस्ट्रक्शन एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो तकरीबन 70 से 72 हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब की सब इस वक्त फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। आजकल कुछ प्रेशर सेल्स हैं, आजकल ज़रूर प्रेशर है मार्केट के अंदर, जो नॉर्मली 2 ईदों के दरमियान आता है और ईद के फ़ौरन बाद आता है, तो वो उसमें अभी उठाव नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर इंक्रीज़ आना चाहिए। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो RLNG का आ रहा है। ओके, अगर आप सिरेमिक इंडस्ट्री की बात करती हैं तो उसका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो नेचुरल गैस है, और सबसे हाईएस्ट कॉस्ट जो है नेचुरल गैस की है। तो जब आप नेचुरल गैस को इतना महंगा कर देंगे, गालिबन 2022 रुपए पर MMBTU है इस वक्त, तो आपने कम्पीट करना है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, आपने कम्पीट करना है इंपोर्ट्स के अंदर उन मुल्कों के साथ जो ऑयल बेस्ड है, जिनका ऑयल सस्ता है यानी कि ईरान, बिल्कुल, बिल्कुल। या कोल बेस्ड है यानी कि चाइना, और वहाँ से जब आप उनको कम्पीट करते हैं तो उस वक्त मार्केट परसेप्शन ये होता है कि अगर सेम प्राइस भी हो तो इम्पोर्टेड माल ले लिया जाए। एक परसेप्शन बिल्कुल, है यही मार्केट के exactly, अंदर। हाँ। तो अगर आपको सेम प्राइस मिलेगा तो आप भी कहेंगे मैं इम्पोर्टेड ले लेती हूँ, लोकल की तरफ लोकल की क्या तरफ नहीं जरूरत जाते, है? क्योंकि हम Right. वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हालांकि क्वालिटी वाइज अगर मैं आपके पास टाइल रख दूं और आपको कहूं कि आप बताइए कि इसमें पाकिस्तानी कौन सा है या Identify चाइनीज कौन करना सा मुश्किल है। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर इस इंडस्ट्री को रिकग्नाइज करे और इसको वो इंसेंटिव्स दे तो इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि Right. ये एक्सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल एक्सपोर्ट हो सकती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,716 पॉइंट के लेवल पर, और आज की मार्केट के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं,
Higher side to market gave 46,958.37, lower was 46,623.41 and finally closure जब इंट्राडे हायर साइड पे मार्केट दिखाई दे रही थी वहीं पे क्लोजर दिखाई देता है 46,920.46 का, यानी कि 203.74 का इजाफा आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 404.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में गेंस देखे जाते हैं 72.01 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू रही 16.49 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी हम देख रहे हैं। सर्विस फैब्रिक राइट शेयर 0.57 का इजाफा देखा गया, 2.74 पे क्लोजर रहा, 60.84 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.20 का इजाफा, 3.32 पे क्लोजर, 44.84 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली TRG काफ़ी अरसे बाद वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं, 9.15 का इजाफा देखा गया, 176.66 पे क्लोजर रहा, 32.29 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं आज वो स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं जो काफ़ी अरसे से जिनमें काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था या फिर इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक कॉशियस दिखाई दे रहे थे। मार्केट की परफॉर्मेंस एक अच्छे नोट पे दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें वॉल्यूम्स वाइज तो वो भी जो लैक लस्टर बिहेवियर दिखाई दे रहा था, आज वो वॉल, आज हम कहेंगे वो जो एक आइस वॉल क्रिएट हो गई थी वो टूटती हुई, ब्रेक होती हुई दिखाई दी है। फाइनली एक अच्छी चेंज मार्केट के अंदर देखी गई है। मज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही थी और नो डाउट पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना तो उनके लिए फिर एक मुश्किल जो है वो हो सकती है। मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात कर रहे थे हम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस से बात करने के लिए ओवर कॉल हमारे साथ शहजाद चामड़िया साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर PSX। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ग्रीनरी नजर आ रही है, आफ्टर रेन हम कह सकते हैं एक चेंज नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, कैसे देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी को? जी, मार्केट रेंज बाउंड रही है पिछले 1-2 महीनों से और अभी जो वरीज पिछले 2 हफ्ते में आपने देखी हैं डॉलर की और करंट अकाउंट डेफिसिट के कुछ कंसर्न जो हैं वगैरह, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी डल रही है, लैकलस्टर परफॉर्मेंस रही है। तो आज जब लेवल्स नीचे आते हैं तो फिर यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, कुछ फॉरेनर्स का भी इंटरेस्ट है। जो मार्केट में अच्छी जो चीज नजर आई है वो ये नजर आई है कि जो IT सेक्टर है उसमें IPO एक आया था, उसकी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई बहुत ज्यादा और वो आधे घंटे में सब्सक्राइब हो गया, तो वो एक पॉजिटिव साइन है और मिक्स ट्रेंड मार्केट में आप कह सकते हैं। लेकिन लोअर लेवल्स पे देखा ये जा रहा है कि बाइंग आ जाती है। राइट, लोअर लेवल पे यही देखा जा रहा है कि बाइंग आ जाए। सर, करेंसी रेट्स को कैसे देख रहे हैं? एप्रिसिएशन कंटिन्यूस दिखाई दे रही थी डॉलर की, आज कुछ बेहतर होते हुए रुपी दिखाई दे रहा है, तो फाइनली अब कहाँ ये सिचुएशन जा रही है और ये ट्रेंड किस साइड पे आप देख रहे हैं? देखिए, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो दोनों चीजें टैली नहीं करती है। अब वो टैली इसलिए नहीं हो रही है कि मेरा ख्याल है कि इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही है टू स्टेबलाइज द रुपी। पास्ट में ये होता था कि रुपी स्टेबलाइजेशन के लिए स्टेट बैंक इंटरवीन करता था और मेरा ख्याल है कि इन्होंने IMF से कोई कमिटमेंट्स की हुई हैं कि जिसकी वजह से वो मार्केट में जाके रुपी स्टेबलाइजेशन के लिए कोशिश नहीं कर रहे। या फिर ये भी एक चीज हो सकती है कि वो चांस ले रहे होंगे कि अगर और फर्दर इस डिवैल्यूएशन पे एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स अच्छी हो जाएंगी तो वहां से बेनिफिट मिल जाए। ये दोनों बातें आ सकती है, बट नेवरदलेस मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक को रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। जब रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं और नजर तो आ रहा है ना ये तो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि रुपी स्टेबलाइजेशन की तरफ कोई एफर्ट हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने फ्री छोड़ा हुआ है उसको। राइट, कल की मार्केट की न्यूज़ है कि 1.2 बिलियन की जो है वो इंजेक्ट किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसका इम्पैक्ट हमने आज भी देखा है और रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट होता हुआ इसी वजह से दिखाई दिया है। मार्केट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लेवल्स कैसे देख रहे हैं? 46,900 के लेवल पे आज मार्केट दिखाई दे रही है। कल वीक का लास्ट डे है, ट्रेडिंग सेशन एक ही बाकी रह गया है, क्या एक्सपेक्टेशन है सर? मार्केट में सेलेक्टिव इंटरेस्ट है। कुछ कंसर्न जैसे मैंने आपको पहले बताया जो इकोनॉमी की तरफ से रहे हैं और फिर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का भी कंसर्न है। तो पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आता तो मेरा ख्याल है आप रैली मार्केट में पॉजिटिव देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि ये मिक्स ट्रेंड जो है जारी रहेगा।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم انڈسٹریز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے. مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سر, ٹیکنالوجی سیکٹر, سروسز سیکٹر میں اگر نام لیتے ہیں تو سب سے زیادہ آئی ٹی کا نام سامنے آتا ہے یا پھر ٹیلی کمیونیکیشن کا نام زیادہ سامنے آتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں, کتنی زبردست پرفارمنس دکھائی دے رہی ہے؟ اگر 3 ایئرس پرفارمنس گورنمنٹ کی خالی اس کا آؤٹ لک دیکھیں تو 47% گروتھ ان اسپیسیفک آئی ٹی دکھائی دیتی ہے. یور ٹیک آن. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے آتے جو سب سے پہلے فوکس شروع کیا وہ آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر ہی کیا, بالکل, اور یہ بالکل صحیح تھا کیونکہ اس وقت آپ کے پاس بجلی کا بحران, گیس کا بحران تھا. تو اس وقت جو انڈسٹری جو انسینٹیفائز کر سکتی تھی, جس کو ہم کیپچر کر سکتے تھے بیسڈ آن ہیومن کیپٹل, وہ آئی ٹی انڈسٹری تھی. کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو المیہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ $1 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے تھے تو تقریباً $1 بلین کی ایکسپورٹ
इलीगल तरीके से हो रही थी, मतलब अनऑफिशियल तरीके से हो रही थी। राइट। तो गवर्नमेंट ने आकर इसको टैकल किया, पाशा ने इसके अंदर बड़ा काम किया, और गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई हुई है उससे आप देखिए कि इस बेहतरी की तरफ चली जा रही है। बीच में कुछ इंसेंटिव्स वापस भी लिए गवर्नमेंट ने, और वो अभी भी नेगोशिएशन के अंदर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो एग्जाम्पशंस दिए थे, तो जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और ये वो इम्पैक्ट है कि अगर आप जिस लेवल पे आ जाएं $2 अरब के ऊपर 3 अरब, आप आराम से $4 अरब पे जा सकते हैं। राइट। तो जब मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि गवर्नमेंट को दूसरी एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, तो मेरा पहला पॉइंट जो है वो आईटी इंडस्ट्री है, इसलिए कि आपकी जो एज प्रोफाइल है पाकिस्तान का, ज़्यादातर आपके 30 इयर्स एज से कम के लोग हैं। तो जब आप उन लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं, उन लोगों को, जैसे आपने गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके अंदर लोग इन्हीं आईटी के बेस्ड प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप इसको इंक्रीज करेंगे और मुल्क के अंदर आईटी का सेक्टर और बढ़ेगा और उसमें आसानियां पैदा होंगी, तो मैं समझता हूं कि आप इसको, आप अगर अपने रीजनल कंट्रीज में देख लें तो वो $10 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स पर हैं। हम क्यों नहीं हो सकते? और एक ये वो एडवांटेज है जो हम चाइना से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि चाइना में लैंग्वेज बैरियर है, पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो हमें सूट करता है और हम compete कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट को तवज्जो दे रही है, और मैं समझता हूँ कि मज़ीद देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप अनहिडन ग्रोथ्स ले सकते हैं जो एग्जाम्पलरी हो सकती हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर। सर, स्किल्स की बात करते हैं, नौजवानों के लिए स्किल्स काफ़ी ज़रूरी है, तो आईटी के अंदर कितना रूम है कि उसको कैप्चर किया जाए? और इसके साथ साथ जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, तो आईटी के लिए जो स्पेशल जोन्स हैं वो भी क्रिएट होने चाहिए ताकि ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया जा सके। देखिए, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो अगर हम आईटी ही की बात करते हैं तो आईटी के अंदर वो जोन बन रहे हैं, बिल्कुल उसके अंदर वो काम हो रहा है। उसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट इस वक्त पाकिस्तान में है टेक्नोलॉजी की, उसके ऊपर हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो लोग हैं इस वक्त, वो इसमें काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि वो तो आपने लर्न करनी है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में खोले हुए हैं, जहाँ पे वो मज़ीद ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनको किस तरह आप एक्सपोर्ट्स के लिए या किस तरह आप ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो बात यह कि इसमें काम हो रहा है, बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। आपके सामने है कि सैमसंग के मोबाइल्स भी बनना शुरू होने वाले हैं, आपके सामने है कि 2 चाइनीज़ कंपनीज ऑलरेडी मोबाइल्स को यहाँ असेंबल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइन क्या कहते हैं बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जिस तरह आप बनाना शुरू करेंगे इसमें स्किल्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं पहली दफ़ा, तो इसके साथ आप ट्रेनिंग भी साथ लेकर आते हैं, उससे आपके लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, उनकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि सीखने का मरहला, जैसे आपने यूथ का जिक्र किया कि 30 एज तक जो है वो ज़्यादा एक अच्छा रुझान रहता है कि आप जो है वो आईटी की तरफ आएँ और कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गेमिंग की तरफ आएँ। तो आप समझते हैं कि जो माइंड सेट है हमारे यंगस्टर्स का या यंग जनरेशन का, उनके लिए ये आइडियल टाइम है? कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है काम। सॉफ्टवेयर को देख, आपको नॉलेज भी चाहिए, लोग इसमें पढ़ते भी हैं। तो बात यह है कि इसमें तालीम अगर लोग ज़्यादा हासिल करते हैं और इस तरह आप चले जाते हैं इन टेक्नोलॉजीज की तरफ। देखिए, अभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आधे घंटे के अंदर पूरी स्क्रिप्ट चली गई, वो आईटी बेस्ड थी, क्योंकि इसके अंदर नजर आ रहा था ये कौन सी कंपनी है, कौन से लोग हैं। तो 40 मिनट्स के अंदर पूरी स्क्रिप्ट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खत्म हो चुकी थी, बिकॉज इट वाज आईटी बेस्ड। एग्जैक्टली। तो फिर रुझान जो फ्यूचर में है वो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स का इन्हीं आईटी बेस्ड कंपनीज के अंदर आता चला जाएगा, और मैं समझता हूँ हमें इसको मजीद इनकरेज करना चाहिए ताकि लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आएँ, लोग आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आएँ, जिसके अंदर आपकी ना गैस है, ना कोई जो इन्वेस्टमेंट बहुत लंबी चौड़ी है। आपके पास ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, और आपके पास उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हो। क्यों ना पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर कंपनीज मौजूद हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ के लिए सीन्स तैयार करती हैं और तैयार करते रहें। तो ये पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है, हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। जितना आप टैक्सेस के निज़ाम को और इनकी एक्सपोर्ट्स के निज़ाम को आसान करेंगे, उतना लोग इसके अंदर आएंगे, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जो बिजनेसमैन हैं, ये वो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, और जब वो फ्रीलांसर्स हैं, और जब आप इनको एक
फोकस देते हैं, एक तरफ लेकर आते हैं, तो इनकी घबराहट बिल्कुल बजा है, इनको समझ में नहीं आता ये टैक्स कौन सा है, ये कौन सा डिपार्टमेंट आ गया। तो हमने इसको बिल्कुल ओपन रूट देनी है। गवर्नमेंट का काम इनिशियली टैक्स करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम अपने लोगों को फराहम करना है आसानी और मोटिवेट करना है, ताकि उस डायरेक्शन में जो गवर्नमेंट चाहती है लोग जाना शुरू हो जाए। सर वेरी राइट, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है टैक्स के हवाले से। टैक्स की बात हो रही है, आपने कहा कि आसान करना चाहिए, लोग कमाएंगे तो ही टैक्स देंगे। एग्जैक्टली ना, अगर कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे? बर्डन ना समझे वो, इसको एक अपना फर्ज समझे। तो आप समझते हैं जो टैक्स टारगेट्स रखे गए हैं 5.8 ट्रिलियन के इस साल के लिए, जो इस फिस्कल ईयर के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स कलेक्ट करना? अगर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टैक्स कलेक्शन भी ज़रूरी है सर, मुल्क भी चलाना है। देखिए, जो लास्ट ईयर का टैक्स का इनका वो था टारगेट था, वो तो ओवर अचीव हो गया, राइट। ठीक है। अब उसको देखते हुए और मजीद आगे ये देखते हुए कि अब साल का शुरू है, हम सितंबर में हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही हैं, आपकी इंपोर्ट्स किस लेवल पे हैं, तो मैं समझता हूँ वो ट्रेंड ऐसा है कि आपको 6 महीने के बाद कहीं जाकर पता चलेगा कि हम वो उस टारगेट को जो गवर्नमेंट ने इस साल रखा हुआ है वो हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट आसानियाँ पैदा करती जा रही है, गवर्नमेंट को चाहिए मजीद आसानियाँ पैदा करे जिससे लोग टैक्स के नेट में आने से घबराएं नहीं। जितना टैक्स के नेट में आने से घबराएंगे नहीं, उतना आपके अंदर बेहतरी आएगी। जितना आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएंगे, उतना आपका टैक्स का निज़ाम बेहतर और आसान होता चला जाएगा। एग्जैक्टली, टैक्स का निज़ाम जितना आसान होगा उतना ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा हमारे लिए, कि हम वो बिल्स की पिक्चर्स खींचें। आजकल बड़ा चल रहा है FBR की तरफ से स्कीम्स हैं कि वो आप पिक्स लें और वो सेंड कर दें उधर, तो बड़ा अच्छा एक इन्होंने स्कीम निकाली है जिससे लोग मोटिवेट हों। सर इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कोविड जैसा एक चैलेंज है, ये भी हमारे ऊपर 2 साल से है, तो इसके साथ साथ अपनी ग्रोथ को भी कंटिन्यू रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना, पॉलिसीज़ को भी देखना। अब फर्दर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोविड के केसेस में कुछ अगर ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है तो क्या ऐसा कोई सिवियर लॉकडाउन या हम कोई ऐसी चीज़ विटनेस करने वाले हैं? देखिए, जो इस वक्त के फिगर्स हैं जो वैक्सीनेशन हुए हैं वो तो माशाल्लाह बहुत इंक्रीज आया है। खास तौर पे जब गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज कर दिया कि अगर आपने वैक्सीनेट नहीं करवाया तो आपके मोबाइल फोन्स बंद हो जाएंगे, या आपने देखा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम लिया कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो सैलरीज नहीं ट्रांसफर की जाएंगी। अच्छा। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने इंतजाम किया। तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल अलोन वाज अ बिग इंसेंटिव, जिससे काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन अपनी करवाई। लेकिन वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्टन परसेंटेज तक अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो इसके आना जाना हो सकता है। एक तरफ आप हमेशा देखिए, हर पूरे दुनिया में देखें, जहाँ पे जिस मुल्क ने उसको ओपन किया उसके कुछ महीनों के बाद उसको शट डाउन करना शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान में कोविड को बेहतरीन तरीके से इसका निज़ाम चलाया गया। मैं समझता हूँ ये दुनिया भर में इसके बारे में बात की जाती है कि जिस तरह कोविड को पाकिस्तान के अंदर इन्होंने टैकल किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, इट इज़ कमेंडेबल। एट द सेम टाइम हमें अपने आप को तैयार रखना है कि कोई और वेव, कोई और चीज़ पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ ही ये हो रहा है। ये भी हो सकता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लेकर आए। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट्स के ऊपर रैपिड टेस्टिंग हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जो पैसेंजर आता है इंटरनेशनल फ्लाइट से उसकी रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, और अगर वो रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव होता है तो उसको जाने दिया जाता है उसी वक्त, और वो निज़ाम भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर वो इकदाम कर रही है। अब सिर्फ लोगों को चाहिए कि वो जो प्रोटेक्शन है कि आप मास्क पहने या डिस्टेंस रखें, उसको पूरा रखें, अपने हाथ धो के रखें, इससे अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है। और जितना देखिए कोविड जो है SOPs को फॉलो करें। कोविड जो है वो 1.5 साल से पहले इस दुनिया से जाने वाला नहीं है, इस मुल्क से जाने वाला नहीं है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस थिंग। इसमें कमी आ जाएगी, हमें नहीं पता कि 2 साल के बाद कोविड की सिचुएशन एक फ्लू के वायरस की तरह रहती है या खुदा ना खास्ता ये और बढ़ती है। लेकिन जो हमारी आम फहम है वो यही है कि इट्स नॉट गोइंग टू गो इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। आपने इसके साथ रहना है, अपनी इकोनॉमी को, अपने बिजनेस को लेके चलना है, और जो जैसे मैंने आपसे कहा मास्क पहने, सैनिटाइज करें, डिस्टेंस रखें, उसी से ये कम से कम होता चला जाएगा।
राइट सर, आपने ये देखा है कि बायलैटरल रिलेशन बहुत बेहतर हो रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा यूएस की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है, तो अब आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान भी एक कंट्री है जिससे हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में चाइना से भी बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अब नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशन है और ये रिलेशनशिप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स आप बेहतरीन दोस्त होते हैं और समटाइम्स आप उतने अच्छे करीबी दोस्त नहीं रहते, कोई और करीब आ जाता है। तो हर मुल्क के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हर मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। Right. तो पाकिस्तान जो इस वक्त इक़दाम उठा रहा है, चाहे वो किसी और मुल्क को पसंद हो या ना हो, Right. तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को ज़रूर उठाना चाहिए। वो बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं कि इसके रिपरकशंस रीजन में और नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे क्या होंगे। और एट द सेम टाइम अगर कोई हमारा इतना करीब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जाकर करीब नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हर मुल्क की अपनी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने आप को या अपने लोगों को कहाँ बेहतर समझता है, महफूज समझता है। तो जो पाकिस्तान का स्टांस है अफगानिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। इट इज़ द राइट स्टांस। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए, हमें अपने आप को उनके साथ लेके चलना चाहिए और रीजनल ट्रेड का, जैसे गवर्नमेंट कह रही है, रीजनल ट्रेड को मजबूत करना चाहिए। Exactly. जिस It's तरह time to आपकी think about इकोनॉमिक Pakistan. स्ट्रांग होंगी उतने आपके टाइज स्ट्रांग होंगे। Exactly. It's time to think about economy and it's time to think about Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और इसी के बारे में सोचना है हमें। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,14,000, गोल्ड पर 10 ग्राम 97,700 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1778.74 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 72.61 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 75.46 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197 रुपीज़, सेलिंग वॉज 199 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 232.50, सेलिंग वॉज 235, यूएस डॉलर बाइंग रही 167.70, सेलिंग वॉज 169.20, चाइनीज युआन बाइंग एट 23.65, सेलिंग वॉज 23.80, सऊदी रियाल बाइंग रही 44.40, सेलिंग वॉज 45 रुपीज़, यूएई दिरहम बाइंग एट 45.40, सेलिंग वॉज 46 रुपीज़, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.40, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। जी, ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉलर की प्राइस 167 इंटरबैंक अगर चेंज की बात करें तो यहाँ पर दिखाई देती है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए गोल्ड की तो ये बढ़ता हुआ लोकल मार्केट में 1,14,000 के करीब दिखाई दे रहा है पर तोला प्राइस। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है गोल्ड के अंदर। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ सेफ हेवन की तरफ लोग जा रहे हैं, गोल्ड की बाइंग देखी जा रही है, तो इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप समझते हैं कहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, कहाँ ज़्यादा रूम दिखाई देता है कि वहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं तो हम बास्केट को हमेशा डिवाइड कर लेते हैं। बहुत से लोगों का सोच है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें और प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक सेफ हेवन रहता है, एक सेफ्टी रहती है। और बहुत से लोग हैं जो शॉर्ट टर्म काम करते हैं। अब जिसे शॉर्ट टर्म करना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है या वो गोल्ड और कमोडिटीज़ के अंदर चले जाते हैं। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है वो सोचते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अलावा फिर हम स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में आएँ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव्स इस तरह देने चाहिए कि जो लोगों के पास लिक्विड कैश है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आना शुरू हो, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोगों को ज़्यादा मुनाफा भी होता है, विंडफॉल्स भी रहे हैं। तो इसकी डेवलपमेंट जितनी रहेगी वो और अच्छा रहेगा मुल्क की मईशत के लिए। इसके साथ साथ जब आप लैंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आप प्रॉपर्टी प्राइसेस को बढ़ाते हैं। जो गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम उठाए हैं वो ये है कि उन्होंने NUF वगैरह उन इन्वेस्टमेंट्स पे लगाई हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर कि अगर आप ले लेते हैं और बेचने की नीयत से रखते हैं तो उसमें आपको NUF इतना ज़्यादा लगता है कि आप डिस्करेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो डिस्करेज करना ठीक है, लेकिन फिर एट द सेम टाइम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स लैंड में रहे, स्टॉक एक्सचेंज में रहे, बुलियन के अंदर रहे, तो वो एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करार दी जाती है। लिक्विड से बेहतर है कि आपके पास कुछ लिक्विड से इसलिए भी बेहतर है कि जैसे आपने देखा कि इंक्रीज आया है, इंक्रीज की वजह ये भी है कि डॉलर का मालूम नहीं है क्या होगा, और बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, रिड्यूस होगा। गोल्ड का तो ये है कि इसके ट्रेंड हमारे पास रहते हैं कि ऑयल के प्राइस के साथ साथ हमने देखा है कि गोल्ड भी इंक्रीज होता है। अब आपको मैं जैसे ब्रेंट की बात कर रहा था तो
कितने महीनों पहले ब्रेंट $40 पे था, आज ऑलमोस्ट डबल होकर $75 पे आ गया। तो यही चीज़ है कि ऑयल की प्राइस और परचेज के साथ हाई पे साथ सर ये दिखाई इंक्रीज दे में रहा चला है जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में, बिल्कुल तो बिल्कुल इसके इम्पैक्ट आप समझते हैं जो कल भी लोकल मार्केट में ऑयल प्राइस के हवाले जी। से आया, पेट्रोल प्राइस, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट बढ़ेंगे तो लोकल मार्केट पे इसके इम्पैक्ट आएंगे, ऑटोमेटिक इम्पैक्ट तो आएगा। ये लोगों को समझना चाहिए। आप समझते हैं पब्लिक को कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए कि कितना इंसेंटिव ऑटोमेटिकली दे इसके अंदर इसमें जो एक फ्लॉ है वो फ्लॉ ये है कि इसके अंदर आप टैक्सेस आपने डाले हुए हैं। तो शायद गवर्नमेंट की सोच ये भी है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस है, आप पेट्रोल के जरिए लोगों से टैक्स ले लेते हैं। हालांकि पेट्रोल की प्राइस और जो टैक्सेस की आप ब्रेकअप देखेंगे तो काफी फर्क है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट को अपने टैक्स के निज़ाम को और बेहतर करना चाहिए ताकि आप टैक्स की वसूली वहाँ से करें। आप अगर पेट्रोल की प्राइस के अंदर ही टैक्स ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर तो गरीब आदमी भी आ जाता है, इसमें आपके ट्रांसपोर्टर भी आ जाते हैं, इसमें हर किस्म का आम फहम आ जाता है, तो इससे आपकी कॉस्ट में इंक्रीज होती है। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडस्ट्रियल कॉस्ट के अंदर इसमें इंक्रीज है ही है, क्योंकि जो यहाँ से अप नॉर्थ जा रहे हैं या नॉर्थ से साउथ आते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो जो ट्रक के किराए हैं वो ऑलमोस्ट डबल होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फ्रेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट को देके चलना चाहिए। जो टैक्सेस आपकी पेट्रोल की प्राइसेस में शामिल हुए हैं वो आज से नहीं है, काफ़ी सालों से है, लेकिन जब तक आप अपने टैक्स को बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स नेट को, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट मजबूर है कि इस टैक्स को रिड्यूस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली सर, दिस इज कॉल्ड के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको गवर्नमेंट्स के लिए हमेशा बेहतर होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं, इनडायरेक्ट्स को कम करें। जितना इनडायरेक्ट्स कम हो गए उस पर इम्पैक्ट डायरेक्ट जो पड़ता है कंज्यूमर पे वो कम हो जाएगा। तो अब जो आप समझ रहे हैं जो चीजें की जा रही हैं डायरेक्ट टैक्स के हवाले से, जितना टैक्सेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, तो अब अगर डायरेक्ट टैक्स का जो निजाम है वो बेहतर हो जाता है, तो आप समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जब तक कम कर आपका दिए जाएंगे। टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, देखिए आपके टैक्स नेट के अंदर हम ये तो कह देते हैं कि जी 1.3 मिलियन लोग आ गए, 1.5 मिलियन लोग आ गए, लेकिन आप उसमें देखिए सैलरीड इनकम लोग कितने हैं, एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं, वहाँ कहाँ टैक्स नेट बढ़ रहा है। इसका तरीकाकार यही है कि आपको किसी न किसी तरीके से बगैर तंग किए हुए कंज्यूमर लेवल के ऊपर रिटेल लेवल को टैक्स नेट के अंदर लाना है। आपके एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स है तो वो फिक्स हुआ हुआ है साल साल का, उसको आप किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो बात ये कुछ पॉलिटिकली नहीं कर सकते, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में आकर, और कुछ गवर्नमेंट के अपने इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गवर्नमेंट छेड़ती है इसको। लेकिन मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम लिए हैं जो नॉन पॉपुलर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट लोगों को नजर आना अब शुरू हो गए हैं 3 साल के बाद, कि वो क्या क्या फायदे हैं जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है और मजीद इस पर लोगों का कॉन्फिडेंस मौजूद है। राइट, काफी अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से काफी क्रिटिक्स का सामना भी करना पड़ा है, तो आप समझते हैं अभी भी फर्दर अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जा रहे हैं और काफी क्रिटिक्स अभी भी आ रही है, जैसे कि अगर प्राइसेस अप करना है? देखिए बिल्कुल आती है, बिल्कुल है। मैं तो आपका खुद इसका प्रोपोनेंट हूँ कि आप ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इसको फॉर्मूले को ठीक करें, लेकिन मैं इस बात को खुद भी जानता हूँ कि जब तक आपका टैक्स नेट वाइड नहीं होगा, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा और नहीं बढ़ाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ नहीं जाएंगे, तो एफबीआर हो या गवर्नमेंट का प्रेशर एफबीआर पे हो तो वो उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। उनका तरीका, उनके पास कोई और तरीका नहीं है कि वो किस तरह अपने टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करें। तो जिस तरह आपने कहा कि जी वो टारगेट्स किस तरह मैच करेंगे, बड़ा आसान है कि आपकी $40 पे अगर ब्रेंट था लास्ट ईयर, आज $75 पे है, तो प्राइस बढ़ेगी तो उसके अंदर जो आपके टैक्सेस कंज्यूमर दे रहा है वो भी बढ़ जाएगा, तो आपका जो टारगेट्स है वो वहां से भी मीट करना शुरू करेगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो गवर्नमेंट को मजीद इसके ऊपर बैठना चाहिए। सर्कुलर डेट के ऊपर जो कितनी गवर्नमेंट्स गुजर गई, सर्कुलर डेट हमारे लिए एक नासूर है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आप अगर सर्कुलर डेट के ट्रैप से निकल जाएं तो आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा गवर्नमेंट के पीएसडीपी एक्सपेंडिचर्स पे। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो आसानियाँ पैदा कर सकेगी अपने नेशनल्स के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मजहर नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस से लेके आज हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स और इसके साथ साथ सेरेमिक्स इंडस्ट्री जिसको काफ़ी कम जिसका तस्करा किया जाता है, वो भी आज हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश की। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।